रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संध्या के पति का देहांत कुछ सालों पहले किसी गंभीर बीमारी के चलते हो चुका था। संध्या की 2 जुड़वा बेटियां थी, बड़ी बेटी आशा और छोटी बेटी निशा, जिनके साथ वो बलरामपुर में रहा करती थी। दोनों को ही आम खाने का बड़ा चस्का था, जिसके चलते वो जब भी आम देखती उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता। एक तरफ जहां आशा दिमाग की तेज और चालाक थी, तो दूसरी तरफ निशा को भी आम तो पसंद थे, लेकिन वो सीधी भोली भाली और सरल स्वभाव की थी, जिसके चलते गलती होती आशा की, नाम आता निशा का। और ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन संध्या बहुत सारे आम लेकर घर आती है और आशा की चोर नजर उन आमों पर जाती है। वो मौका देखते ही सारे आम चट कर जाती है और कुछ समय बाद जब संध्या लौटकर उन आमों को लेने आती है, तो जमीन पर सिवाय गुठलियों के उसे कुछ दिखाई नहीं देता और सामने निशा खड़ी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये इंडिया गेट है या तेरा पेट है जो तू इतने सारे आम एक साथ खा गई? हाँ माँ, मैं तो अभी अभी आई हूँ यहाँ पर। मैंने तो कोई आम नहीं खाया है। मैं तो इतनी सारी आम की गुठलियाँ देखकर खुद हैरान हूँ। जरूर ये सारे आम ना आशा दीदी ने खाए होंगे। चुप कर, तू जब देखो हमेशा बेचारी अपनी बड़ी बहन को ही फंसाती रहती है। वो तो सो रही है, फिर तू उसका नाम क्यों लगा रही है? माँ, मैं तो सच बोल रही हूँ, मैंने कोई आम नहीं खाया है। अरे खाऊं तो जब मुझे खाने को मिलेगा। मेरे हिस्से के आम खा जाती है दीदी, मेरे हिस्से में तो केवल डांट ही आती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, इतने सारे आम खाकर डकार भी नहीं मारी तूने। अगर इतना ही आम खाती रहेगी तू मर जाएगी एक दिन। क्या माँ, अभी कुछ भी बोलती हो? कोई आम खाने से मरता है क्या? मरता भी होगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे तो आम खाने की छोड़ो देखने को भी नहीं मिलते हैं। अब मैं अचार किसका बनाऊंगी? सारे आम तो तू खा गई है। माँ, ये सब बातें उसको जाकर सुनाओ जिसने आम खाए हैं, मुझे मत सुनाओ। आम के पास मैंने तुझे ही खड़े हुए देखा था, इसका मतलब सारे आम तूने ही खाए हैं। आज तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, तेरा पेट तो आम से ही भर गया होगा ना। संध्या इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उन दोनों की सारी बातें दूर खड़ी आशा सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अपने मन में बोल पड़ती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बच गई। अगर माँ ने मुझे आम खाते हुए देख लिया होता ना, तो जो सजा निशा को मिली है ना, उस जगह मैं खड़ी होती। आशा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी माँ संध्या बहुत सारे आम लेकर उसके पास आती है और कहती है, आशा मेरी बच्ची, ये देख, मैं तेरे लिए आम लेकर आई हूँ। तेरी बहन ने तो पहले से ही सब चट कर दिए, मैंने सोचा थोड़ा तेरे लिए छुपा के रख दूँ। माँ, वो मेरी छोटी बहन है, अगर खा भी लिया आम तो कौन सी बड़ी बात हो गई। एक तू है जो अपनी बहन के बारे में कितना सोचती है, और एक वो है जो इतने सारे आम अकेले ही खा गई। एक बार भी नहीं सोचा उसने तेरे बारे में। छोड़ो भी माँ, अभी वो छोटी है, समझती नहीं है। अब आपको क्या पता कि वो पागल है, मैं नहीं। सारे आम तो सुबह मैंने ही खाए थे। अब चला कि तो कोई मुझसे ही सीखे ना। ठीक है मेरी बच्ची, तू आराम से आम खा ले, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। संध्या ने ये बोला था और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है और एक दिन संध्या की पड़ोसन जानवी, जो कि उसकी सहेली भी थी, उससे मिलने उसके घर आती है और उससे मदद मांगते हुए कहती है, संध्या बहन, आप ये मेरे आम अपने फ्रिज में रख लो ना, कल मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तब ले जाऊंगी। हाँ जानवी बहन, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम तो मेरी पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी सहेली भी हो। हाँ वो तो है बहन, लेकिन सबका दिल आपकी तरफ बड़ा नहीं होता। लोग तो यहाँ चीजें होने के बाद भी मना कर देते हैं। बात तो सही है जानवी बहन, जब हम किसी के काम आएंगे तभी तो कोई हमारे काम आएगा। ये तो आपने बहुत पते की बात कही संध्या बहन, मैं चलती हूँ, मुझे कल की तैयारी भी करनी है। जानवी इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और संध्या भी अपने घर के कामों में आमों को फ्रिज में रखकर व्यस्त हो जाती है। कुछ समय बाद आशा को बहुत प्यास लगती है। वो किचन में जाकर फ्रिज खोलती है तो पानी की जगह उसकी नजर आमों पर जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे दिमाग लगाए सारे आम निकाल कर खा लेती है और उसकी गुठलियां जमीन पर फेंक कर चली जाती है। कुछ समय के बाद निशा बेचारी वहाँ आती है और इतने सारे आमों की गुठलियां देखकर उन्हें इकट्ठा कर रही थी।
ताकि किसी का पैर पड़ने से कोई गिरे ना। तभी उसकी माँ संध्या वहाँ आती है और निशा को आम की गुठलियों के साथ देख लेती है और उस पर इल्जाम लगाते हुए गुस्से में कहती है, राम रे राम, तूने कहीं फ्रिज में रखे हुए आम तो नहीं खा लिए ना? माँ, मैं तो बस आम की गुठलियों को इकट्ठा कर रही थी। आप शांत हो जाइए माँ, मैंने कोई भी आम नहीं खाया है। तू कब से इतना काम करने वाली हो गई? ये आम अपने घर के नहीं थे, किसी और के घर के थे। अब वो कल लेने आएगी तो मैं क्या दूंगी? तेरा सर। माँ, मेरा विश्वास करिए, मैंने कोई आम नहीं खाया है, मैं सच बोल रही हूँ माँ। संध्या अपनी बेटी को सुना ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन जानवी वहाँ आती है और बोलती है, संध्या बहन, मुझे मेरे आम वापस दे दीजिए। मेहमानों ने आने से मना कर दिया है, तो सोचा क्यों ना हम घर वाले ही खा ले। देखो जानवी बहन, माफ करना, आपके सारे आम मेरी बेटी ने अपने घर के आम समझकर खा लिए। अब मैं आपको क्या दूं? आप ये क्या कह रही हैं? आम को लेकर इतनी भी लालच क्या करना जो आप दूसरों के घर का आम खा गईं। अब जानवी संध्या को खूब खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन निशा अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए गांव में जाती है और रास्ते में उसे उसकी बड़ी बहन टहलते हुए दिखती है और उससे पूछती है, तू अपनी सहेलियों के साथ पूरे गांव में कहाँ घूम रही है? दीदी, मैं तो बस अपनी सहेलियों के साथ उनके घर जा रही हूँ। मैं वहीं खेलूंगी और वहीं पर आम खाऊंगी। मैं तो कहती हूँ बगानों के ताजे आम खाने चलते हैं। अरे रहने दो दीदी, आप घर पर कम डांट खिलवाती हो माँ से, जो बाहर डांट खिलवाने के लिए भी मेरे साथ आना चाहती हो। ये भगवान, कितनी शरीफ बहन मिली है मुझे। इतना सीधा भी कोई होता है क्या? चलना पागल, मजा आएगा। हम माँ से बोल देंगे ना दीदी, वो ले आएंगी हमारे लिए। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, बेवजह कोई देख लेगा तो चोर समझेगा मुझे। तुझे आना है तो आ, वरना मैं तो जा रही हूँ। आशा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। निशा भी अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। कुछ समय बाद निशा घर लौट रही होती है। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठी एक लड़की पर जाती है। वो गौर से देखती है तो वो कोई और नहीं, उसी की बड़ी बहन आशा थी, जिसे देखकर वो उसके पास जाकर उससे सवाल करती है, अरे दीदी नीचे उतरिए, बस करिए, कोई देख लेगा। आप तो इतने सारे आम खाए जा रही हैं। हे भगवान, क्या आनंद आ रहा है। मतलब पेड़ पर बैठकर तो आम खाना, वाह। दीदी, आप तो जानती है ना मुझे आम खाना कितना पसंद है। प्लीज दीदी, मुझे भी खिला दो। तुझे क्यों आम खाने हैं? और मैं क्यों ही खिलाऊं तुझे? तू तो गई थी ना अपनी सहेलियों के साथ आम खाने। हाँ गई थी, बस एक आम खिला दो ना और जल्दी से नीचे उतर जाओ, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो आपको ही चोर समझेंगे। हाँ, वैसे बात तो तू 100% की कर रही है। इतना कहकर जैसे ही आशा पेड़ से नीचे उतरने की कोशिश करती है, तभी बागान का मालिक बिरजू वहाँ आता है, क्योंकि उसकी नजर उस पर पड़ चुकी थी और निशा भी उसे अपनी तरफ आते हुए देख लेती है, जिस पर वो अपनी बहन आशा से बोलती है, और अगर माँ के पास ले गए ना तो हम दोनों को डांट के साथ मार भी लगेगी। अरे ये बहुत खड़ूस है, ये तो माँ के पास ही लेके चला जाएगा। दीदी एक काम करो, अभी ना आप नीचे मत उतरो, जब मैं इसे अपने पीछे भगा लूंगी ना तब आप जल्दी से उतरकर घर में चले जाना, वरना मेरे साथ साथ ना आप भी फंस जाओगी। इतना कहकर जैसे ही निशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी बिरजू आकर उसे पकड़ लेता है और सीधे उसकी माँ संध्या के पास लेकर जाता है। तभी आशा भी पीछे से घर आती है और बिरजू गुस्से में कहता है, अरे संध्या जी, पूरे गांव को तो पता चल गया कि आपकी बिटिया को आम बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या वो पसंद के चक्कर में चोरी करेंगी? ये आप क्या कह रहे हैं बिरजू जी? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, आपकी छोटी बिटिया को मैंने खुद आम चुराते हुए देखा है अपने बागों से, और नीचे बहुत सारे आम की गुठलियाँ भी पड़ी थी। अरे आप चोरी सिखा रही हैं अपनी बिटिया को। अगर ये आपकी बेटी न होती ना तो आज मैं छोड़ता नहीं इसको। बिरजू इतना कहकर वहाँ से धमधमाता हुआ चला जाता है। तभी उसकी माँ निशा को एक थप्पड़ मारते हुए बहुत सुना रही थी। ये सब देखकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ को सारी बात सच बताकर उससे माफी मांगती है और ये वादा करती है कि वो दोबारा कभी ना झूठ बोलेगी और ना ही चुराकर आम खाएगी। मीनाक्षी के माता पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब मीनाक्षी छोटी थी। मीनाक्षी के माता पिता के बाद मीनाक्षी के चाचा चाची निर्मला और सोहन को ही मीनाक्षी को पालना पड़ा। मीनाक्षी के चाचा चाची मीनाक्षी को खुद पर बोझ समझते थे। ऐसे ही एक दिन, एक तो हमारी खुद की लड़की है
ऊपर से तुम्हारे भैया भाभी अपनी लड़की हमारे मत्थे मर गई। एक तो तुम्हारा काम धंधा भी ठीक से नहीं चलता है, ऊपर से ये और है। अरे भाग्यवान, ये कौन सा हमसे कुछ मांगती है। और ये मत भूलो, इसको हमने घर में नौकर बनाया हुआ है। हाँ तो अब जब हम इसको पाल रहे हैं तो इसकी सारी जायदाद भी तो हमारी हुई ना। हाँ हाँ, बस भी करो, ज्यादा जोर से मत बोलो, कहीं उसको ये सब पता चल गया तो लेने की देनी पड़ जाएगी। दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनकी बेटी रिया आती है और बोलती है, माँ पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए। पर क्यों बेटी, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस देखी है, इसीलिए। कोई जरूरत नहीं है कपड़े खरीदने की, वैसे भी तुम बहुत कपड़े लेती हो, घर में वैसे ही पैसे नहीं है, ऊपर से मेरा काम भी नहीं चल रहा। अभी जितने भी कपड़े हैं तुम्हारे पास, बस उसी को पहनो। माँ पापा को बोलो ना, वो मुझे पैसे देंगे। अगर आज मैंने वो नहीं खरीदी तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तू वो कपड़े बिल्कुल लेगी, मैं हूँ ना। अजी दे दो ना बच्ची को तो। अगर वो अपने ऐशो मौज पूरे कर रही है तो इसमें बुराई ही क्या है। अगर वो अभी अपने सपने पूरे नहीं करेगी तो कब करेगी। तुमने तो इसको अपने सर पर ही चढ़ा रखा है। सभी आपस में बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ पर मीनाक्षी आती है और अपनी चाची से बोलती है, चाची जी मेरे कपड़े फट गए हैं, अगर आप मुझे कोई सूट लाकर दे देंगी तो उस सूट को मैं खुद ही सिल लूंगी। क्यों, बाजार में तेरे मरे हुए बाप ने सूट रखा है क्या, जो मैं वहाँ से सूट लेकर आऊँ और तुझे दे दूँ? या पैसे पेड़ पर उग रहे हैं? नहीं चाची जी, वो बस मैं। क्या मैं? वो चाची जी, आप रिया को पैसे दे रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी अपनी फरमाइश छोड़ दूं, है ना। सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे माँ बाप से पैसे ले या फिर कुछ मांगे। अगर तुझे कपड़े पहनने हैं तो मेरी अलमारी से ले जाके, बहुत सारे पड़े हैं मेरे पास। बेचारी मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती और अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं सोहन अपनी पत्नी और बेटी से बोलता है, रिया, निर्मला, ये सही नहीं किया तुमने बेचारी के साथ। वो तो बस एक सूट का कपड़ा ही तो मांगने आई थी। तुम्हें बड़ा उसकी चिंता है। यहाँ बेटी आपसे पैसे मांग रही है लेकिन आपकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे हैं, और अपनी भतीजी के लिए बड़ी हमदर्दी है। क्योंकि निर्मला, मैंने देखा उसके कपड़े फटे हैं और अब वो जवान हो रखी है। जवान लड़की का शरीर दिखे अच्छी बात थोड़ी ना होती है। बेशक से वो अनाथ है लेकिन रहती तो हमारे साथ ही है। अगर किसी ने उसको इस फटे कपड़ों के साथ देख लिया तो क्या सोचेंगे वो। हाँ, रिया बेटा जा, उसको कुछ अपने पुराने कपड़े दे दे। जी माँ। इस तरह रिया भी वहाँ से चली जाती है और मीनाक्षी को कपड़े दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, सोहन जी, दोनों लड़कियाँ शादी लायक हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों की शादी करवा देते हैं। अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर देखना और मीनाक्षी के लिए जो मर्जी देख लेना, पर हाँ, अपनी बेटी के लिए कहीं अच्छे घर में ही रिश्ता जोड़ना। ठीक है, मैं आज ही पंडित जी के पास जाऊंगा और उनको कहूंगा कि मेरी दोनों बेटियों के लिए लड़के दिखाए। वैसे भी पंडित जी के पास अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आते रहते हैं। इतना बोलकर अब सोहन वहाँ से चला जाता है और पंडित जी के पास जाकर उनसे बोलता है, पंडित जी, मेरी दो बेटियां हैं, इसलिए आप जल्द ही किसी अच्छे घर का रिश्ता बताइए। मेरी दोनों बेटियां अच्छे घर में शादी करके चली जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यजमान, मेरे नजरों में 2 लड़के हैं, लेकिन उनमें से एक शादीशुदा है। धन दौलत तो भरपूर है, लेकिन उसका एक बेटा भी है। उसकी पत्नी तो पहले ही मर चुकी है, इसलिए ना उसको अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है। दूसरा जो है वो शहर से बाहर रहता है। आप कहे तो बात करूं? ये सुनने के बाद सोहन को अपनी पत्नी की बात याद आ जाती है और वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ऐसे ही अब जब वो घर जाता है तो अपनी पत्नी को दोनों लड़कों के बारे में बताता है। ये सुनने के बाद निर्मला बोलती है, अरे वाह, हम अपनी लड़की की शादी शहर से जो बाहर रहता है ना उससे करेंगे, और इस मनूज जो हम पर बोझ बनी पड़ी है उसकी शादी इस आदमी से कर देंगे। निर्मला अब शादी के लिए राजी हो जाती है और अब कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और दोनों ही अपने अपने ससुराल जाती हैं, जहां एक तरफ रिया शादी के बाद अपने पति के साथ शहर छोड़कर चली जाती है, तो वहीं जब मीनाक्षी को ये पता चलता है कि उसकी शादी एक बच्चे के बाप से हुई है तो मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति रोशन आ जाता है, जहाँ वो मीनाक्षी को रोता हुआ देख बोलता है, मीनाक्षी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यकीन मानो मैंने ये शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा बिना माँ के अपने चाचा चाची के हाथ पले। ये सुनकर मीनाक्षी को अपने साथ हुए बर्ताव की याद आती है कि किस तरह से उसकी चाची ने उसको पाला। ये सोचकर अब मीनाक्षी
अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और अपने पति रोशन से बोलती है। रोशन जी, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आ गई हूँ ना। अब मैं आपके बच्चे को कभी उनकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जो राजनीति मेरे घर वालों ने मेरे साथ खेली है, वही सेम चीज मैं यहाँ नहीं होने दूंगी। मैंने भले ही राजू को अपनी कोख से नहीं जन्मा, लेकिन मैं एक यशोदा माता बनकर दिखाऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर अब रोशन को भी तसल्ली हो जाती है कि उसने किसी गलत लड़की से शादी ना कर, बल्कि एक ऐसी लड़की से शादी की है जो उसके परिवार को संभाल सकेगी। शादी के बाद मीनाक्षी अपने परिवार को काफी अच्छे से संभाल लेती है। बड़ी बहू होने के नाते सभी घर वाले मीनाक्षी की ही सुनते थे। ये देख मीनाक्षी की देवरानी रज्जो अब मीनाक्षी से चिढ़ने लगी और एक दिन अपनी सास से अपनी जेठानी की चुगली करते हुए बोली। मम्मी जी, आपने नोटिस किया है, जब से दीदी शादी करके इस घर में आई है, तब से राजू ना तो हमारे पास आता है और ना ही जेठ जी अब हमसे बोलते हैं। तीनों अपने अपने में ही लगे रहते हैं। बहू क्या हो गया? अब वो उनका परिवार है, वो जाने। तू अपने परिवार से मतलब रखना बेटा। मम्मी जी, आप सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर रही है। कोई बात नहीं, अपनी नई बहू के प्यार में आप अंधी हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। बहू ऐसा नहीं है, कैसी बात कर रही है तू? हाँ। रज्जो कोई जवाब नहीं देती है और वहाँ से चली जाती है। अब रज्जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे मीनाक्षी लोगों की नजरों में गलत साबित हो जाए, लेकिन उसका पासा उल्टा पड़ जाता और उल्टा उसे ही डांट पड़ जाती। रज्जो की मीनाक्षी को लेकर चिढ़ अब नफरत में बदल गई थी और एक दिन अब देखती हूँ कैसे मेरी नई जेठानी मेरी जगह लेती है। वो यहाँ से टपकेगी और मेरा राजपाट दोबारा मेरे काबू में आ जाएगा। इतना बोलकर अब रज्जो हंसते हुए अपने कमरे में चली जाती है और तभी वहाँ से उसकी सास सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतरती है, वैसे ही उसकी सास का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है, वैसे ही अब सभी लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं। अपनी सास को इस तरह गिरा हुआ देख रज्जो मन में बोलती है। हाय रज्जो, ये क्या हो गया? गड्ढा खोदा किसके लिए था और गड्ढे में गिर कौन गया? हे भगवान, बचा लो मुझे। इस तरह सभी लोग मीनाक्षी की सास को उसके कमरे में ले जाते हैं तो वहीं रज्जो आपस में बड़बड़ा रही थी। ये देख रोशन घर में सभी के ऊपर भड़कता हुआ बोलता है। आखिर सीढ़ियों पे ऑयल कैसे आया? रोशन की बातों का जवाब कोई भी नहीं देता और अपने सवाल का जवाब ना मिलने पर रोशन बोलता है। मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा है ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं ना घर के सीसीटीवी कैमरा चेक करवाऊंगा और अगर उसमें मुझे ना कोई सीढ़ियों पे ना तेल गिराता हुआ दिख गया तो आई प्रॉमिस मैं उसको इस घर से ना बेदखल कर दूंगा। इसलिए अभी भी मौका है, सच बता दो। ठीक है, मत बताओ। इस तरह से अब रोशन जैसे ही कैमरे के पास जाता है, वैसे ही रज्जो सारा सच अपने आप उगल देती है। ये सच जानने के बाद मीनाक्षी को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी देवरानी को अपने मायके में हुए बर्ताव के बारे में सब कुछ बताते हुए बोलती है। रज्जो, मैं नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ है वही मेरे बच्चों के साथ हो, लेकिन शायद तुमने मुझे गलत समझ लिया। रज्जो, मैं इस घर में कोई राजनीति नहीं चाहती, बाकी तुम्हारी मर्जी। इस तरह से अब मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है तो वहीं रज्जो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब कभी वो ऐसा काम दोबारा नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।